नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, कोई भी हुकूमत आती है तो उसकी कोशिश होती है कि एमपी एमएनएज अगर उनके हैं तो आगे बल्दियात के अंदर भी जितने भी नुमाइंदे जीते जाएं उन्हीं के हों, क्योंकि अगर बल्दियात के अंदर उनके नुमाइंदे और होते हैं, दूसरी पार्टी के होते हैं, और अगर वफाक और सूबाई हलकों के अंदर जो है वो एमपी एमएनएस दूसरी पार्टी के होते हैं, तो उस सिस्टम को चलाना काफी मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना दोनों तरफों से करना पड़ता है, क्योंकि बजट जो है वो डिवाइड हो जाता है और जो हुकूमत के अंदर पार्टी होती है उनकी मर्जी से तमाम चीजें नहीं हो पाती। इसीलिए शायद पंजाब के अंदर खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों की तादाद ज्यादा थी, चेयरमैन ज्यादा थे उनके, और इसके साथ साथ मेयर ज्यादा थे। इसी वजह से बल्दियात को खत्म किया गया था, उनका कहना तो यही है। और अगर अभी दोबारा इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग के जो रहनुमा है उनका यह कहना है कि इस चीज का डर है कि वो 2 साल के अंदर उस तरह से अवाम को डिलीवर नहीं कर पाए जैसे उनको करना चाहिए था, और यही वजह है कि वो अब इलेक्शन करवाने से डर रहे हैं। और अगर बल्दियात का इलेक्शन इन दिनों के अंदर होता है तो नून लीग के रहनुमाओं का यह कहना है कि वो भारी अक्सरियत के साथ बल्दियात में जीत के जो बल्दियात के इदारे हैं उनको मजबूत करेंगे, उनके चेयरमैन नाज़म और काउंसलर जो हैं वो आएंगे। इसीलिए इनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो बल्दियात के इंतखाबात नहीं करवा रही। एक तो बात थी इंतखाबात करवाने की, दूसरी बात यह थी कि इनको हटाया ही क्यों गया, आखिर क्या वजह थी। ये भी उसी अवाम की वोट की ताकत से वजूद के अंदर आए थे जिस वोट की ताकत से इनकी गवर्नमेंट बनी है, एमपी एमएनए इनके जीते हैं और गवर्नमेंट इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजूद में आई है। एक किस्म का शब खून इनका कहना है कि मारा गया है बल्दियात के इदारों पे, और उनको एक किस्म का डर था कि अगर इनको ना तोड़ा गया तो इसी तरह ये काम करते गए तो वोट बैंक अपना मजबूत करेंगे। अवाम की भलाई को नहीं देखा जाता, यहां पे हर चीज इस मुल्क के अंदर सियासत की नजर हो जाती है और हर एक की कोशिश होती है कि जो भी काम करवाए उसके ऊपर तख्ती उस मौजूदा गवर्नमेंट की लगे और लोगों को यह महसूस हो कि मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से यह बजट दिया गया, ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स बनाए गए ताकि अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। उसके पीछे भी नीयत वोट बैंक को मजबूत करने की होती है, अवाम को फायदा पहुंचाने की ये नहीं होती। यही वजह थी कि हमारा कश्मीर पुल अंडरपास की अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, राना सनाउल्लाह की तरफ से सबसे पहले इसका इफ्तिताह किया गया था और सर्विस लेन एक्सप्रेस वे का भी उन्हीं की जान से इफ्तिताह किया गया। उसके बाद भी बहुत सारे इसके इफ्तिताह जो हैं वो हो चुके हैं। यानी हर एक गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि अगर नून लीग के गवर्नमेंट के लोग थे उनकी कोशिश थी कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उनके नाम की तख्ती लग जाए, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो वहां पे जो एमपी एमएनए साहिबान थे उनकी कोशिश थी कि ये प्रोजेक्ट जो है उनके नाम सजे। तो ये सियासत को चमकाने की बजाय अगर अवाम की भलाई की तरफ आ जाया जाए तो बहुत सारे मसाइल होंगे जो कि हल हो जाएंगे। इसी मौजू पे हमने आज गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ शेख एजाज मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर भी हैं, और उनके साथ साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। तो दोनों को वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा शेख एजाज की तरफ। शेख साहब, क्या कहेंगे आप, आखिर इस तरह से क्यों होता है? बहुत सारे, एक नहीं इक्का दुक्का केसेस नहीं, शहर के अंदर हमने बहुत सारे केसेस देखे कि नून लीग के दौर के अंदर जो टेंडर्स मंजूर हुए थे, जो तरक्याती प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे, बहुत सारे एमपी एमएनएस की जानब से ये कोशिश की गई कि अगर तख्तियां वहां पे या बोर्ड्स वहां पे नून लीग के लगे तो उतार के अपने लगवाने की कोशिश की गई। और इसी तरह कश्मीर पुल अंडरपास की भी मैं बात कर रहा था, पहले राना सनाउल्लाह की तरफ से इसका इनॉग्रेशन किया गया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी किया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया हनान भाई। ये जो आपने अपने इंट्रो में बात की है पॉलिटिकल पार्टीज़ के रवैयों की, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे दौर में कश्मीर अंडरपास जो है वो उसके लिए रकम मुख्तस की गई, नवल्टी अंडरपास के लिए रकम मुख्तस की गई, और आते ही तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो बुलंदो बांग दावे किए थे, 2 साल हो गए आपको पता ही है, आपका चैनल भी दिखा रहा है, मीडिया भी चीख रहा है इसके ऊपर कि जो इनकी बैड गवर्नेंस और जो इनका बुरा हाल है। आप कश्मीर अंडरपास का जैसे आपने कहा कि जी यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने इफ्तिताह किया, मैं उस वक़्त डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी था और ये प्रोजेक्ट भी हमारा था एफडीए का, और उसमें जो है वो
सबकी मौजूदगी में पूरे शहर को पता है कि राणा साहब ने इफ्तिताह किया और हम सारी टीम जो थे बतौर टीम वहाँ पर मौजूद थे। और अगर ये अंडरपास के पैसे ना रखवा के जाते हम कि हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, और अगर हम ये पैसे ना रखवा के जाते जो पाइपलाइन मनी के तौर पे मौजूद थे, तो इनको भी इन्होंने बंद कर देना था। मेरे हलका में मैंने एक लिंक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक सड़क बनाई, और चूंकि वो एंड उसका उस वक्त हुआ जब हमारी गवर्नमेंट जो थी वो आउट गोइंग थी, तो उसके ऊपर जो है वो मेरे हलका के जो MNA MPA हैं इस वक्त, फैजुल्ला कमोका साहब और लतीफ़ नज़र साहब, उन्होंने जो है वो बड़ी डिटाई से काम लेते हुए अपनी तख्ती लगा दी, और फिर आप ही के चैनल ने उसको हाईलाइट किया कि देखिए काम कोई करवा रहा है और तख्तियाँ जो है वो कोई करवा रहा है। इन्होंने 2 साल में सवाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो तख्तियाँ लगाई हैं ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अभी पिछले दिनों मियाँ शबाशी साहब अपनी बेटी के हमरा जा रहे थे, उससे पहले मरियम साहबा को बुलाया गया, उससे यानी इतना पॉल्यूटेड माहौल है। इनको चाहिए कि ये तवज्जो करें, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि ये बजाय इसके कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के काम करें, लोगों को रिलीफ दें। इनका काम सिर्फ ये है कि किस तरह किस बंदे को जो है वो फंसाना है और उसके बाद उसके खिलाफ किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी। ये जो इनका कंटेनर वाला मोड था ना, उससे अभी तक बाहर ही नहीं आए। इनको चाहिए कि अब बाहर आ जाएं। 2 साल हो गए हैं, गरीब का चूल्हा बुझ गया है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, और बलदियाती अदारों के ऊपर जो शब खून मारा गया वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए पूरे पंजाब के एक पंजाब सूबा था जिसके अदारों को जो है वो ख़त्म किया गया। इस्लामाबाद पे मेयर मौजूद हैं, सिंध अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, बलूचिस्तान अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, अब इन्होंने सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगाया है। तो क्या वजह थी कि पंजाब के अंदर ही क्यों ये सारा ड्रामा रचाया गया? उसकी वजह सिंपल एक थी कि इनको पता था कि अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर मुस्लिम लीग के ज़िला कौंसिल के चेयरमैन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर मौजूद होंगे तो उनकी मौजूदगी में जो है वो इनकी दाल नहीं गलने वाली। इन्होंने सिर्फ अपनी अना की खातर और अपनी पार्टी को दवाम बख्शने की खातर ये अदारे ख़त्म किए, और इससे बड़ा और मजाक किसी यानी सूबा के साथ हो नहीं सकता कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी थी वो हमारी थी। उनको ख़त्म करके इन्होंने क्या किया, इनको तस्कीन तो मिल गई, इन्होंने हमें पॉलिटिकली तो डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन जो बददुआएं और जो गालियां रोज़ाना के बेसिस के ऊपर इनको पड़ रही हैं, लोगों ने अभी बरकतपुरा एक मेरे हलके की यूनियन काउंसिल है, उसमें जब इन्होंने यहाँ पर लोगों ने आपके चैनल ने दिखाया कि जनाजे लोग जो हैं वो गाड़ियों के ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी गटरों के ढक्कनों के ऊपर लोगों ने इनकी तस्वीर लगाई MPA MNA की और इनके गायबाना जनाजे पढ़ाए कि जी ये गायब है गलियों से, गलियों के अंदर पानी खड़ा है, कोई पैच वर्क नहीं हो रहा, कोई इनके पास जो है कोई प्लानिंग नहीं है। इन्होंने म्यूनसिपल लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो जितने हमने काम किए थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब। हमारे साथ अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। रहमान साहब क्या कहेंगे आप, आखिर सियासत को चमकाने के लिए ही काम किया जाता है, अवाम की भलाई के लिए काम नहीं किया जाता, और अगर अवाम की भलाई के लिए काम किया जाना था तो बल्दियात को आखिर क्यों खत्म किया गया? और ये भी सुनने में आता है, मुझे ये भी इस चीज का भी जवाब दीजिएगा, सुनने में आता है कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो MPA MNA की तरफ से तो नहीं लगाए जा रहे, लेकिन ये अक्सर औकात कहा जाता है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी जो इंतजामिया है, कि कम से कम ये आते हैं तो इनके काम ही कर दिया करें। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल हनान, आपने ठीक कहा, ये तो अपनी सियासत चमकाने के लिए भी काम नहीं कर रहे। इनका तो ये मसला है ना, काम हो ही नहीं रहा, कहीं गवर्नेंस नज़र नहीं आती, IGs बदले जा रहे हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया कबल अज़ वक्त। हालांकि ये बड़े कमज़ोर नुमाइंदे थे जो PMLN ने सेटअप बनाया, ये कोई इतने मजबूत नहीं थे। इससे कबल जो साबिक़ हुकूमतों में इससे ज़्यादा मजबूत जो बल्दियाती नुमाइंदगान रहे हैं, तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुए कि कुछ करोड़ का बजट अगर शहर में इनकी जानिब से लग जाता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये एक बड़ा आलमिया है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद तो ये 2 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन अगर नीचे लोकल बॉडीज़ पर थोड़ा बहुत काम, जिसमें कोई पैच वर्क हो जाता है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स का मसला, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, अगर ये मामूली काम होते रहते
फिर भी इनका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बेटर रहता है। लेकिन ये भी बदकिस्मती से नहीं हो रहे। सड़कें आप देखें 2 साल में टूट के मुकम्मल सड़कें बनने वाली हो गई हैं, ऐसी टूट फूट हुई है, कोई पैच वर्क नहीं लगा। और ये सड़क का फार्मूला होता है कि पैच वर्क लगता रहे तो उसकी एज लंबी हो जाती है। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि इनकी ब्यूरोक्रेसी बात नहीं सुन रही, ये तो बात आपकी बड़ी हद तक ठीक है। इसमें भी ये मसला है कि जो ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर में मीटिंग लेते हैं, कमिश्नर होते हैं, आरपीओज होते हैं, सारे उनको बताया जाता है कि आपने मेरिट पर काम करना, कोई आपको नहीं छेड़ेगा। और दूसरी जानब फिर जाके शिकायत भी चल रही होती है एमपी एमएनएस की, जहां से जनाब बात ही नहीं सुन रहे हमारी। तो बिल्कुल, वो चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, अपने मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, वहीं से फिर फोन शुरू हो जाते हैं। समझ लें कि ताकत का तवाजुन एक साइड पे नहीं है। पहले ये होता था कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने जो कहा वही होगा। तो एमपी एमएनएस को भी पता था कि अगर वहीं से कोई ग्रीन सिग्नल मिला तो उनका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डीसीज को भी पता था उन्हें इधर से चेंज किया जाना है, अगर मियाँ शहबाज शरीफ कारकर्दगी से मुतमईन है तो उन्हें कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर मसला ये है कि अब चीफ मिनिस्टर का मुतमईन होना भी ज़रूरी नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर का भी इवन मुतमईन होना ज़रूरी नहीं है। कोई पता नहीं चलता बाज़-औक़ात कहाँ से तबादले आ जाते हैं। कोई भी आईजी लगाया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर देते हैं कि ऐसा बंदा जो है वो मैं ढूंढ के लाया हूँ कि ये कमाल कर देगा। 3 महीने 6 महीने बाद कहते हैं कि जी ये नाकाम हो गया, अब नया बंदा कामयाब होगा। मतलब उन्हें खुद अपने लगाए बंदे जो है वो पसंद नहीं आ रहे। ये मसला सिस्टम का जो बना हुआ है। इसी तरह से डेवलपमेंट की सूरत हाल देख लें, फैसलाबाद में कितने डिप्टी कमिश्नर चेंज हो चुके हैं और ये एमपी एमएनएस की डिमांड पे हुए हैं कि ये हमारा मोहम्मद अली जो हैं मौजूदा डिप्टी कमिश्नर काफी हद तक टिके हुए हैं। लेकिन इनसे भी कई लोग नाखुश हैं कि ये मतलब हमारे काम नहीं कर। लेकिन बात वही आ जाती है ना अब्दुर्रहमान के, नाखुश होने के बावजूद भी अगर टिके हैं तो कोई ना कोई बात है। मतलब प्राइम मिनिस्टर समझते हैं ना कि आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा है ना। मतलब अब उन्होंने अपने हाथ का बंदा लगाया है जो गुड बुक में शामिल है, उनके इस्लामाबाद में भी काम करते रहे, तो इतने मतलब अच्छे बंदे हैं, काफ़ी कुछ किया। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट का मसला होता है ये ब्यूरोक्रेसी का नहीं होता है, शहर को ओन करने का होता है। यहाँ पर देखें शेख इजाज अहमद एफडीए के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, वासा के इरफान मनान। क्या बात है, जो भी इनके हल्के का होता है एफडीए का चेयरमैन बन जाता है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि शेख इजाज अहमद जब एफडीए के चेयरमैन थे, मियां इरफान मनान वासा के वाइस चेयरमैन थे, इसी तरह से राना सनाउल्लाह खान, ये 3 4 5 लोग, आबद शेर अली, शहर को ओन करते थे, फंड लेके आते थे, काम करवाया इन्होंने मुसलसल। अब देखें बेशक इनके हल्के का चेयरमैन बना है, वो क्या कर रहा है इस शहर के लिए, क्या डेवलपमेंट हो रही है। वो इससे पहले जो पीएचई लोग बड़े खुश हैं जनाब, वो मोटरसाइकिल पे घूमते हैं। वो इस वजह से खुश हैं कि मोटरसाइकिल पे घूमते हैं। ये शेख साहब बेहतर बता सकते हैं। शेख साहब से चले पूछ लेते हैं। शेख साहब, लतीफ नजर के हवाले से लोग इस हवाले से बड़े खुश हैं जनाब, वो अमीर नहीं है, वो बड़े कॉम्पिटेंट है जी, वो वाम को मिलने मोटरसाइकिल पे पहुंच जाते हैं। मतलब ये भी एक तरीका होता है, मतलब अच्छी चीज भी है, इसे हम बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अवाम को तो वो शख्स चाहिए जो उनके अंदर मौजूद हो। तो लतीफ नजर काफी हद तक अपनी अवाम के अंदर मौजूद रहते हैं और अवाम की एक्सेस उन तक ईजी है। क्या कहेंगे शेख साहब? देखें जी, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इशू जो है वो इतना मुंह खोल के बैठे हुए हैं कि ये बड़ा पैटी इशू है और ये मदारियों की हुकूमत है, तो मोटरसाइकिल के ऊपर घूमना या एक टायर के ऊपर मोटरसाइकिल चलाना या 15 बच्चे एक दफ़ा बिठा के जो है वो सैर करवा देनी, ये कोई इशू नहीं। इशू असल ये है कि अभी कल की बात है, ये बहुत बड़ा इशू है कि डॉक्टर शुएब दस्तगीर, यानी वो इतने मंजे हुए, इतने डेडिकेटेड और इतने शानदार ऑफिसर थे। अभी पिछले दिनों से सारी जो है वो, अब तो सुबह एक वाक़या होता है या 10 साल पहले हुआ होता है या 15 साल पहले, सोशल मीडिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माशाल्लाह इतना वाइब्रेंट है कि सुबह जो हम हरकत करते हैं, जो बात करते हैं, शाम को आप उसका मरसिया पढ़ देते। तो आप ये देखें कि सीसीपीओ लाहौर को किस तरीके से हटाया गया और वजह क्या थी। यानी जब लेवल आपका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये आ जाए कि मरियम गई हैं नैब में, नैब कोर्ट में तारीख भुगतने के लिए नैब ऑफिस में, वहाँ पर पथराव हुआ है और साबका सीसीपीओ को कहा गया, शहजाद अकबर ने फ़ोन किया, वो जो किराए का इनका मशीर है, ये आप देखेंगे ये शहबाज गुल है, ये शहजाद अकबर है। जब ये टाइटैनिक डूबा ना पीटीआई का, तो ये इनका क्योंकि तल्लक कोई नहीं है पाकिस्तान से, तो इन्होंने इंशाल्लाह इंटरनेशनल पासपोर्ट जो है वो हर वक्त इनकी पॉकेट में होता है। इनको वैसे पता है अगर इंटरनेशनल पासपोर्ट की बात की जाए तो मियां नवाज शरीफ भी तो बाहर ही बैठे हैं। देखे ना, वो ये तो कहा जा रहा है कि उनको बुलाया जाए लेकिन वो आ नहीं रहे। जिस वजह ये पूछे ना इन्होंने भेजा क्यों था, अगर ये पहले इन्होंने भेजा
और कोर्ट के वो गए, इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं। मियां साहब अपनी सेहत के हवाले से वहां पर मौजूद हैं। चले जी, मियां साहब की सेहत के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इनके छोटी सी ब्रेक के बाद जैसा ब्रेक का वक्त हो गया, शकत है और जान है तो ये बुलाएं ना जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनाब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ शेख इजाज मौजूद थे, मजीद गुफ्तगू उनसे करते हैं। शेख साहब क्या कहेंगे, हमेशा बड़े को बचाने के लिए छोटे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन इस दफा छोटे को बचाने के लिए बड़े की कुर्बानी दी गई, क्या कहेंगे हमारी पंजाब की पुलिस के हवाले से? मैं कहता हूँ जी, पंजाब की जो सरकार है या जो दम दरूद पर चलने वाली सरकार है, उनके क्या बात है, उनके तो सारे टशन ही निराले। अब ये देखें कि जब मैं गुजारिश कर रहा था वक्फे से पहले कि अगर यानी किसी पार्टी को दबाने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए और उसकी दुश्मनी में बंदा इस हद तक अंधा हो जाए कि CCPO लाहौर को कहा गया, शहजाद अकबर साहब ने जो है वो कॉल की कि जनाब ये 780 इन्हांस करें, 780 ऐड करें इसमें। जो मरियम साहबा जब गई थी नैब कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जी हम आपको बताते हैं। उनको बताया गया कि जनाब हमने CC फुटेज देखी है और उसमें 780 अट्रैक्ट ही नहीं करती, बंदे साइड पे खड़े हुए हैं आराम से, कोई बलवा नहीं हो रहा, तो हम कैसे कर दें, कल को चैलेंज हो जाएगी। उन्होंने कहा जी आपने करनी है कि नहीं करनी, वरना आपको हटा दिया जाएगा। उनको धमकी दी गई। IG ने अपना उसके ऊपर मौक़िफ़ दिया, साबिक जो IG है। उसके बाद इन्होंने जनाब फ़ोन किया डायरेक्ट बुज़दार साहब को, और बुज़दार साहब माशाल्लाह इतने ताकतवर हैं कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ढेर हो गए और उन्होंने कहा जनाब मैं ताबेदार हूँ, आपका हुक्म करें। उसने कहा CCPO चेंज करके तो उमर शेख को लगवाएं। और उमर शेख जो है वो, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि उसके नाम के साथ शेख लग रहा है, क्योंकि मेरे नाम के साथ भी शेख लगता है कि उस बंदे ने, आप अंदाज़ा करें कि हमारे दौर में 10 साल दौर में वो C कैटेगरी में फॉल करते रहे हैं मौसूफ, और उनको कभी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई। अब 2 पोस्टिंग जो हैं वो आप देखें, सबसे अहम है एक IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस, और उसके बाद CCPO लाहौर, क्योंकि लाहौर जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत है आपका, और वहाँ पर यानी जो बंदा लगता है वो बड़ा कॉम्पिटेंट ऑफिसर ढूंढ के लाते हैं ताकि जो है वो किसी किस्म की जगहंसाई ना हो। लेकिन उन्होंने आते मसूफ ने जो सियालकोट मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ है खातून के साथ, उसके ऊपर जो बयान दिया, उसकी कॉम्पिटेंसी जो है तो उससे साबित हो गई। लेकिन आप देखें कि उसके वक्त IG साहब ने कहा कि जी अगर ये बंदा काम करेगा, वो जो एक हायरार्की है उसको आपने डिस्टर्ब करके मुझे बाईपास करके इसको लगाया है, तो मैं अब आपके साथ नहीं काम कर सकता। यानी इतने डेड ऑनेस्ट आदमी, उन्होंने अपना यूनिफॉर्म उतारा और सिविल यूनिफॉर्म में वो चले गए CM के पास। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। यानी आप देखें, अभी आप काम कह रहे थे ना कि MP MNA की सुनी नहीं जाती, ब्यूरोक्रेसी जो है उनकी बात नहीं सुनती, तो वो कैसे बात सुने। एक और नए IG साहब जो हैं, उन्होंने आते जो बात कही, उन्होंने एक कागज़ लहराया, उन्होंने कहा जी हमारी औकात एक परवाने की, यानी एक परवाना जारी हो और आप जो है वो बैठे हों। अभी आप सूबे को दुरुस्त करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए प्लानिंग्स कर रहे हों, ऑफिसर्स को डिप्यूट कर रहे हों, और रात को पता चलता है जी आप फारग हैं। ये 5 भी IG लगाए हैं, और इस मरतबा जो रीज़न है उनके चेंज करने की, वो इतनी घटिया है और इतनी काबिल शर्म है कि इनको सोचना चाहिए। और देखें, परसों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उस वाक़े के ऊपर, यानी इनकी मत मारी गई है। वो मुझे तो इनको पता है कि अब हमारा जो सिंहासन है वो डोल रहा है, तो मुझे वो एक शेर इनके ऊपर बड़ा फिट नजर आता है कि गुलाम भागते फिरते हैं मशालें लेकर। यानी इनकी अफरा तफरी का आलम यह है कि गुलाम भागते फिरते हैं मशालें लेकर, महल पे टूटने वाला अजाब हो जैसे। क्या बात है, क्या बात है। इनके महल के ऊपर अजाब लोगों का टूटने वाला है, लोगों की बददुआओं का, और जो बैड पिक्चर पोर्ट्रे हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड उस खातून के साथ जो ज्यादती हुई है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, CCPO पंजाब, और पता नहीं कितने लोगों को बिठा के बताया क्या है कौम को कि जी हमने बंदे ट्रेस कर लिए। यार ये तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बता सकता था।
हमने बंदे ट्रेस कर लिए और 25 लाख इनाम रख दिया है, जो ही पकड़े जाएंगे कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। ये इनकी गवर्नेंस है। तो किस किस बात का यहाँ पे रोना रोया जाए? हम तो कहते हैं कि खुदा का खौफ करें। हमारी पॉपुलर डिमांड जो है वो APC आने वाली है, उसमें भी यही है कि ये नलायकों का टोला है, ये मुल्क की जान छोड़ें, मिड टर्म इलेक्शन हो, और हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हमने 2 साल इनको मौका दिया है, कौम ने 2 साल इनको बर्दाश्त किया है। अब तो लोगों की बस हो गई है और लोग कहते हैं हम फौतगी पे जाएं, हम शादी पे जाएं। खुदा की कसम लोग ये कहते हैं कि शेख साहब आ देखो साढ़े हाथ जुड़े ने, इन्हों को किदों जान छुड़ानी। उन्हें कहें वोट भी तो फिर उन्होंने कास्ट किया है ना उनको। वो उन्होंने, हमारा वोट तो चोरी हुआ है हनान साहब। जो इन्होंने कास्ट किया है वो कहते थे हमने वोट तो डाला है शेर वाली बॉक्स में, निकला जाके बल्ले वाले बॉक्स में है। ये मैंने कहा ये तो क्रिज्मा हुआ है ना जी। फिर बिल्कुल आप अपनी जगह पे ठीक कह रहे होंगे, लेकिन यूं होता नहीं है अब्दुल रहमान के डाला शेर के बॉक्स में जाए और निकले कहीं और से। अनान, ये तो ज़रूर PMLN की जानब से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि यहाँ पर जो प्री पोल रिगिंग बहुत हुई है, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया मीडिया की जानब से, कुछ इदारों की जानब से, कि जिसमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दिलवाई जानी है। जितने भी ये जीतने वाले होते हैं विनिंग हॉर्सेस, वो पार्टी में शामिल करवाए गए। फिर पंजाब में जब इनके पास सीटें ज़्यादा थी तो इसके बावजूद इन्हें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। तो ये कई चीज़ें जो इनके साथ ज़्यादतियाँ तो हुई हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि सवाए मौलाना फजलुर रहमान की किसी ने भी कोई एलानिया ना तो इस पे एहतजाज किया, ना ही इस पे बाहर आने को तैयार हुए। और जब ये इलेक्शन पे एहतजाज हो रहा था तो मियाँ शहबाज शरीफ की कमर दर्द ठीक नहीं हो रही थी, वो उतने दिनों बीमार रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है PMLN का कि ये। अच्छा, शहबाज शरीफ की बात हुई क्योंकि वजीर आला रहे हैं पंजाब के, तो उस्मान बुज़दार भी इस वक्त वजीर आला है। बहुत सारी उनकी चीजें सोशल मीडिया पे भोलेपन की चीजें जो है ना वो वायरल हो जाती हैं ना चाहते हुए। जिस तरह वो पिछले दिनों एक इंटरव्यू देने लगे तो वो हैंड फ्री लगाते हुए पूछ रहे हैं कि इन दोनों से आवाज आएगी। मतलब कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अब्दुल रहमान आखिर चक्कर क्या है? हमारे वजीर आला साहब उस तरह से कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है जैसे उनको होना चाहिए? इस पे एक बड़ा मजेदार वाकया छोटा सा मैंने भी सुनाना है अब्दुल रहमान साहब के। जी, मैं अब्दुल रहमान से पूछ लूं फिर उसके बाद। अच्छा, ये जवेद चौधरी ने एक दिन कॉलम लिखा कि ये खुद फरमाते हैं ये वाकई इतने बोले हैं जितने हैं ना, इमरान खान को सूट करता है इतना बोला बंदा जो पंजाब को अपने दिमाग से ना चलाए। आप समझ लें 2 साल में पंजाब को बुज़दार ने नहीं, इमरान खान ने खुद चलाया है, ब्यूरोक्रेसी के या पुलिस के। यानी जी सर की सियासत के लिए ही उस्मान बुज़दार को लगाया गया था कि फोन आते ही जी सर क्या एग्जैक्टली जो कहें वो कर दें। वैसे भी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने तो साइन ही करने हैं ना, बाकी तो काम ब्यूरोक्रेसी कर रही है, इन्होंने तो काम करवाना है सारा। तो वो इमरान खान खुद ही करवा रहे हैं सारा, ये इनका कसूर नहीं है, इनके खाते ही चला जाता है। तो ये बता रहे थे कि मोबाइल पे जो है ना वो मैं कुछ ऐसी चीज नहीं खोलता जो मुझसे बंद ना हो सके ना। यानी मोबाइल भी ठीक तरीके से मोबाइल यूज ही नहीं करते ना, मतलब वो सेक्रेटरी है जो बता देता है कि ये हुआ, ये फोन छोटा रखा हुआ है जिस पे कॉल आ जाती है। तो ये मतलब वाकयातन ही इतने बोले हैं। ये पंजाब में बड़े रोले बने हुए थे, तो पता चला कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो गवर्नर पंजाब के, जब बड़ा एहतजाज हो रहा था, गवर्नर पंजाब के स्विमिंग पूल में नहाने गए हुए हैं। वो खुद ही बता रहे हैं कि मैं उधर बिजी था। मतलब ये ऐसा होता है कि पंजाब में बुरा वक्त आया होता है, क्या चीजें शेयर करनी है क्या नहीं करनी, इस चीज का भी उनको बताना पड़ता है। हाँ, तो शेख इजाज साहब से पूछ लेते हैं। शेख साहब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ कि यकीन माने कि बड़ी बदकिस्मती है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसके अंदर जो जिन मसूफ को इन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया है उसके ऊपर बड़ी बातें हो गई हैं। मुझे तो अब बेचारे के ऊपर तरस आता है कि इतना ज़्यादा यानी उनके बारे में बातें की गई हैं। मेरा ख्याल है कि बुज़दार के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, बजाय इसके कि हम उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, मुझे वो आपको भी याद होगा वो कहते थे कि जब कप्तान ऊपर ठीक हो तो फिर नीचे टीम ठीक खेलती है। तो अब अगर नीचे टीम ठीक नहीं है तो कसूर फिर नीचे वाले का नहीं है, ऊपर वाले का। जनाब फिर आपके कप्तान की बात कर लेते हैं। आपके कप्तान कहते थे कि जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, तो उसमें कितनी सच्चाई दिखी या पिछले दिनों गठजोड़ होता हुआ नजर आ रहा? ये देखे ना जी, नो डाउट कि हमारा अपनी पार्टी है, हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, पीपल्स पार्टी का अपना है, मौलाना फजलुर रहमान का अपना है, मुख्तलिफ पार्टीज हैं और ये जमहूरियत का हुसन है।
अच्छा, अब आ जाए इस बात अच्छा, की तरफ। जमहूरियत का हुस्न कह के जनाब आप इस बात को खत्म नहीं, करेंगे, मैं- मेरे से हजम नहीं हो रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी, मैं उसी तरफ आ जरदारी रहा को सड़कों पे घसीटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इलेक्शन जीतते ही तमाम तर तरजीहात चेंज क्यों हो जाती है नहीं, एकदम से? इस पे तरजीहात चेंज नहीं हुई। इस पे जो कॉमन एजेंडा है ना जी, देखे ना, अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉलेसनेस है, जो आपके सामने इस वक्त मुल्क का हाल इन्होंने कर दिया है, तो उसमें आप भी स्टेक होल्डर हैं। बतौर एक मीडिया एंकर मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर। ये हमारे भाई अब्दुर्रहमान, हमारे कैमरामैन, हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा वकील, यानी तमाम जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उनमें बसने वाले लोग जो हैं वो मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं। जब पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ज्यादती हो रही है, क्या उनको नहीं पता ज्यादती हो रही है? जमात इस्लामी समझती है, मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं। तो मुल्क के मफाद के लिए अगर वो किसी वन पॉइंट एजेंडे हमारे, यानी हमारे मैनिफेस्टोज अपने अपने, लेकिन अगर मुल्क के मफाद के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज वन लाइन एजेंडा के जी एपीसी करके, और ये पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है, और मिड टर्म इलेक्शन का जो डिमांड है वो डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हम डिमांड नहीं करते। अगर हमने करनी होती तो हम साल पहले करते। 6 माह जब इनकी गवर्नमेंट हुई थी, हमारी तो 6 माह हुई थी, तो मसूफ जो है वो कंटेनर लेके तो इस्लामाबाद पहुंच गए थे। हमने तो कोई कंटेनर नहीं लगाया, हमने कहा डिलीवर करें। इवन यहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त केपी में इनको गवर्नमेंट बनाने दी, वो बना सकते थे अपनी गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने कोई अनडेमोक्रेटिक जो है वो एक्ट नहीं किया। अब इनकी तरफ देख लें, जो आपने सवाल किया है कि अब हर बंदा परेशान है। मेरा वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी का अगर वोटर है तो वो मेरा गिरेबान पकड़ रहा है अपने नुमाइंदे का। अगर पीएमएलएन का है, दूसरी जमातों का, तो बात करने का मकसद ये है कि अगर वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि मुल्क के अंदर मिड टर्म इलेक्शन करवा के नलायकों से जान छुड़वाई जाए, वो तो मेरा ख्याल है आपका भी मुतालबा यही है। आपको क्या लगता है मिड टर्म इलेक्शन होगा? देखें जी, हमारी तो डिमांड ये है कि मिड टर्म इलेक्शन होना चाहिए, और एपीसी जब आएगी उसमें मेरा ख्याल है ये एक पॉपुलर डिमांड है, ये एक बच्चे बच्चे की, हर दुकानदार की, हर ताजर की ये डिमांड है। और जब ये हम करेंगे, और उसमें और भी ऑप्शंस हैं, हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यानी जो रेजिग्नेशंस हैं पार्टीज के फ्रॉम देयर असेंबलीज, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, ताकि इनसे जान छूटे। हम कोई गैर जमहूरी एक्ट नहीं करने जा रहे। ठीक है शेख साहब, अब्दुर्रहमान से भी पूछते हैं। अब्दुर्रहमान, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन अगर ऊपर की सियासत की बात करें, अक्सरियत की, जो हमारे जितने भी एमपी एमएनएस हैं अपोजिशन पार्टी के, तो मेरा ख्याल है उनकी ये कोशिश है कि ये 5 साल पूरे करें। मतलब इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? क्योंकि उनका ये कहना है कि ये बड़ी बुरी तरह पिट रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, इसको अच्छे से पिट लेने दिया जाए और उसके बाद परमानेंटली इनका सफाया हो जाए, देन ये गवर्नमेंट के अंदर आए। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा हनान। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी न किसी यकीन दहानी के तहत ही बाहर बैठे हुए हैं। किसी न किसी सतह पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई है कि 5 साल इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, या कम से कम 4 इस दफा शायद मुल्क बदला है, सऊदीया की जगह अब मतलब ये हुकूमत अभी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि देखें बड़ी जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्हें अभी कोई मरकज़ में हुकूमत बनाने की कोई उम्मीद भी नहीं है कि उनकी अगले इलेक्शन में बनेगी। सिंध ही मिलेगा, वो उनके पास मौजूद है। दूसरे नंबर पे देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो, उनके पास हुकूमत है। इसी तरह जो जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो भी हुकूमत नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हैं, सवाए पीएमएलएन के, जिनके पास पंजाब भी नहीं है, जिनके पास फेडरल भी नहीं है, और जिन्हें सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है ये वाह जमात है। लेकिन हमने 2-2.5 साल में देखा कि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे लगे कि ये इलेक्शन की जानब जाना चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुर्रहमान। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुर्रहमान के साथ गुफ्तगू की जा रही थी, तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुर्रहमान, हमारे कुछ एमएनए साहबान फेस्को गए थे पिछले दिनों और एक सिफारिश लेके गए थे, वो मानी नहीं गई, और उसके बाद क्या हुआ कि जो सीईओ फेस्को हैं उनको चेंज कर दिया गया था। अंदर की कहानी क्या थी और आखिरकार ऐसे क्यों होता है कि जब किसी एमपी एमएनए की बात नहीं मानी जाती
चाहे ब्यूरोक्रेट मेरिट पे भी हो, फिर भी उसे चेंज कर दिया जाता है। हनान, ये बहुत बड़ी ज्यादती इन्होंने की गवर्नमेंट में। जो मुदाखलत है उसकी कहानी जो सामने आई कि जिसमें एमएनएस ने कहा कि ये बंदा चेंज करें। सीईओ की जानब से कहा गया कि ये बहुत करप्ट बंदा है, इस पे बहुत ज़्यादा जो एलिगेशंस हैं, तो इसको काइंडली आप ना चेंज करवाएं, कोई और लगवा देते हैं, कोई और एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन नहीं माने, उल्टा वहाँ से बाकायदा धमकी दे के आए कि हम देख लेंगे, ये हमारी इंसल्ट हुई है, फलां फलां हुआ। उसके बाद उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई, जो कि देखिए ना, तहरीक इस्तेहकाक किसी ऐसी सूरत में जमा करवाई जाती है जहाँ कोई आपका इस्तेहकाक मशरू हुआ है एज अवामी नुमाइंदा। जहाँ पर आप सिफारिश नहीं मानी गई, जो कि एक नाजायज़ किस्म की सिफारिश है, वहाँ पर तो इस्तेहकाक मशरू होना बनता भी नहीं है। फिर उसमें प्रेशर डलवाया गया, कई सतहों पे तमाम एमएनएस मिल गए, उसके बाद उसको चेंज करवाया गया। वो अदालत में चले गए, वापस आ गए, अब उन्होंने दोबारा से चार्ज संभाल लिया। अब देखिए, इस सारी जो प्रैक्टिस में तमाम की तमाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कई दिन तक ये क्रेडिट लिया कि हमने सीईओ फैस को चेंज करवा दिया है। मतलब यहाँ से और एक किस्म का ब्यूरोक्रेसी पे दबदबा भी बनाने की कोशिश की कि हमारे पास पावर्स हैं ये करने की। एग्जैक्टली कि पूरे फेस्को को डराने की कोशिश की हमने। आपका फेस्को ही नहीं जनाब, बाकी अदारे भी, बाकी अदारे के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। उनको एक मैसेज जाता है कि इस एमपीए ने या इस एमएनए ने ये काम किया है, तो आइंदा इसका काम आए तो रोकना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब वो अदालत से बहाल होकर आज उन्होंने चार्ज ले लिया है, तो अब देखिए ना क्या इनके पल्ले रह गया है, अब क्या करेंगे ये जो यहाँ पर। क्योंकि ये सारा कुछ करने से पहले अगर ये ग्राउंड देख लेते, तरीका होता है काम लेने का। देखें, मियां शहबाज शरीफ की एक खूबी ये भी थी कि जो बंदा लगाते थे वो 2-3 साल तक अपना टेनओवर पूरा करता था, और जो उसका प्लान होता था, डीसीज देख लें, कोई भी उन्होंने जो बंदा लगाया वो फौरी चेंज नहीं हुआ, चाहे जितनी मर्जी मुखालफत हुई है, उसने एटलीस्ट अपना टेनओवर। अच्छा, मुखालफत की जब बात आती है तो मुझे नसीम सादक का दौर याद आ जाता है। शहबाज शरीफ की तरफ से अगर उनको लगाया गया था, तो मेरा ख्याल है कि कौन सा एमपी एमएनए था फैसलाबाद का जिसने शिकायत ना की हो उनकी, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और काम किया पूरी। बिल्कुल, यहाँ पे इतनी एक पूरा दड़ा पीएमएलएन का जो बड़ा मजबूत था, उन्होंने बड़ी भरपूर मुखालफत की, इसके बावजूद उन्हें चेंज नहीं किया, पूरा टेनओवर किया। फिर मैंगल साहब आए हैं, उनके कई इश्यूज एमएनएस के साथ बने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना टाइम पूरा किया। तो ये एक देखिए तरीका होता है कि 2-3 साल एक्चुअली चाहिए होते हैं किसी भी डीसी को, किसी भी सीपीओ को, किसी भी ऑफिसर्स को, कि वो पूरी अपने दिमाग के साथ पेनिट्रेशन कर लें। 10-15 दिन में तो प्राइवेट कंपनीज में कुछ नहीं होता, ये तो फिर गवर्नमेंट की होती हैं, चीज़ें बिगड़ी होती हैं, उन्हें संवारना, डेवलपमेंट करवानी, ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। अगर चंद माह में, चंद दिनों में उम्मीदें लगा ली जाएँ तो फिर तो ये देखिए एक सिस्टम होता है, उसके अंदर रह के आपने काम करना होता है। ये कोई बादशाह तो है नहीं कि इमरान खान ने कुछ भी कहा और वो चेंज हो गया। ये तो बादशाह में हो सकता है कि वो कहें इतने पैसे शहजादे दे जाएं और वो दे जाएं, क्योंकि उन्हें पता होता है जो बादशाह ने कहा वो आइन है, वो कानून है। लेकिन यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, जिसके तहत आप इतनी ज़्यादा ज्यादती नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जेल में रहे, जो उनका केस है वो बड़ा पढ़ने वाला है कि उसमें कुछ भी नैब साबित नहीं कर सका और मिन्नतें करता रहा कि ज़मानत ले लें। प्रेसिडेंट साबिक जो आसफ अली जरदारी को उन्होंने जेल में रखा, यूसुफ रज़ा गिलानी है, राजा परवेज़ अशरफ है, मतलब हर जो देखिए इससे सजा तक कोई नहीं पहुंचा। एग्जैक्टली उन्हें कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इतने साल जो उनकी यहाँ पर उनके करैक्टर पे बातें हुई हैं, उनको मीडिया के एक हिस्से ने तो करप्ट साबित कर दिया। देखें, ये सियासत को गंदा करने वाले भी कुछ लोग अभी, मतलब शेख एजाज साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्हें भी नोटिस कर दिया है, जो इनका बनता भी नहीं था। नैब ने उन्हें नोटिस भिजवा दिया, कुछ एमपीएस को भिजवा दिया, एमएनएस को भिजवा दिया। मतलब हमें तो ये लगता है कि जैसे कोई डिमांड करता है और वो नोटिस आ जाता है, कोई बंदा आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसे नोटिस आ जाता है। चलें शेख साहब से भी पूछ लेते हैं इस हवाले से। शेख साहब, नैब के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो नोटिस भेजे जा रहे हैं उससे आप मुतमिन हैं? देखिए जी, नैब ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा अब तक किया है वो आपसे या कौम से ढका छुपा नहीं है। ये असल में जनरल मुशर्रफ के दौर में लोगों को उनका जो बाजू ट्विस्ट करने के लिए, उनकी हमदर्दियाँ चेंज करने के लिए, ये इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये अदारा बनाया गया था। और इस अदारे ने जो गुल खिलाए हैं वो आपके सामने हैं। अब रहमान भाई ने मेरा जिक्र किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे अतीक, वो डिफ़ॉल्ट कर गए मार्केट में। उतार चढ़ाव आते हैं लोगों के, और मैंने हलफ भी दिया आपके चैनल पे आके कि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कारोबारी, और ये ऑन रिकॉर्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि कोई चीज़ नहीं मिली मेरे ख़िलाफ़, तो उन्होंने जो है वो एक मंजूरी दी
कंप्लेंट के ऊपर मेरे खिलाफ जो है तहकीकात की, इंक्वायरी की, और अब मेरे ब्रदर इन लॉ को, और सबसे जो बड़ी ज्यादती है वो ये है कि 4 दिन पहले मेरे ब्रदर इन लॉ जो छोटा है अदील, वो गया है और उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। उसने कहा अपने बाप को लेके आओ। तो जो अंकल हैं लतीफ़ साहब जिनका नाम है, वो बेचारे पैरालाइज हो चुके हैं, घर पे पड़े हैं अपने बेटे की जुदाई की वजह से या उसके गम की वजह से। वो उनको ब्लड प्रेशर शूट किया, क्लॉट आया उनका, और वो पैरालाइज हो गए। वो उठने बैठने की काबिल भी नहीं है। और उनकी रिपोर्टें जब अदील ने दी हैं उनको कि यहाँ मेरे वालिद साहब हैं, और बड़ी बदतमीजी का उन्होंने मुजाहरा किया, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने रिपोर्टें उठा के उसके मुंह पे मारी। उसने कहा तुम्हारे बाप को हम लेके आएंगे। और आप देखें कि एक बच्चा अपने वालिद साहब के बारे में बता रहा है कि वो पैरालाइज हैं। मैं वीडियो लिंक करवा देता हूँ, ये उनकी रिपोर्टें देख लें। अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल से उनका इलाज हुआ है तो उन्होंने उठा के मारी, और परसों जो है वो उनके फादर को भी जो है वो नोटिस मसूल हो गया। मेरे एक हमजुलफ हैं उकाड़ा में, उनको नोटिस मसूल हो गया। वो बेचारे जो है वो अपनी इंसल्ट करवा के आ चुके हैं। अभी एक मेरे और हमजुलफ हैं साकिब, वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, आज उनकी पेशी है, वो जा रहे हैं। यानी आप देखें बीआरटी पे इन्होंने स्टे लिया हुआ है, और दीगर जो बिग इश्यूज हैं उनके ऊपर, उनकी ये प्रेरोगेटिव भी नहीं है, इनकी ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती कि किसी कपड़े के लेन देन के मामले में इतना बड़ा अदारा जो है वो मुझे या पूरे ख़ानदान को बुलाए। तो ये इनको सोचना चाहिए कि ये तमाशा जो है वो कब तक चलेगा, और कब तक आप जो हैं वो इस किस्म की हरकतें करेंगे कि जिससे अदारे की बदनामी होगी। और अदारे में बैठे हुए लोगों को मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि कुछ खुदा का खौफ करें। आपके भी घर में बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, आप भी किसी बाप की औलाद हैं। बेटे के सामने बाप की तस्दीक करनी और कहना हम उठा के ले आएंगे, और उसके बाद एक ऐसे बंदे को नोटिस भेज देना जो पैरालाइज है घर पे, वो बेचारे वॉशरूम तक नहीं जा सकते, बेड के ऊपर पड़े हुए। ये आपकी नैब की कारकर्दगी है, सिर्फ मेरे हवाले से। हनानी जी, मैं मुख्तसर कहूँगा, जो बंदा भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, जो बंदा भी मीडिया पे आके बोलता है, चाहे उसका कोई भी इल्ज़ाम हो या ना हो, उसे नोटिस हो जाता है, उसे नोटिस आ जाता है। और अगर मैं प्रेसिडेंट रिपीट ना होता, यानी मैं पिछले 9 साल 10 साल से पार्टी की खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई है उसमें जो ही मैं प्रेसिडेंट आया हूँ, आपके टॉक शोज में आता हूँ, वोकल हूँ, कहीं और बात करता हूँ। और कुछ जगह से फरमाइश भी मेरे सुनने में आया था होती है कि जब भी मरियम नवाज का या नवाज शरीफ का जलसा होता है तो स्टेज सेक्रेटरी जो है वो शेख इजाज साहब को, यानी वो जो बंदा देखते हैं ना, ये नवाज शरीफ का नाम लेता है या ये मरियम नवाज का नाम लेता है या जमहूरी स्ट्रगल कर रहा है, उसको बजाय इसके कि अवामी पजीराई तो हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो तल्लक ही अवाम के साथ है, उनकी पजीराई हासिल है, हमें ये नोटिस कर देते हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से, आप नोटिस छोड़ के जो मर्जी करें, 24 घंटा घर में चाहे मुझे फांसी दे दें, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म से और मेरे दिल से मियां नवाज शरीफ को नहीं कोई निकाल सकता। वो मेरे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अपनी क़यादत के साथ इस कदर ज्यादा वालिहाना मोहब्बत का इजहार इन्हीं की जानब से नहीं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, किया जाता है। आखिर ऐसे क्यों होता है कि शायद टिकट का लेने देने के मामलात को देखते हुए कि अगर हम इस कदर ज्यादा मोहब्बत का वालिहाना इजहार नहीं करेंगे अपनी क़यादत के साथ तो उसे पसंद नहीं किया जाएगा। मुझे हनान भाई देखें, टिकट का मुझे कोई इशू नहीं है। मैं जनाब सिर्फ और सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नाम ले रहा हूं, नून लीग का भी ले रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ले रहा हूं। हर एक की मैंने जो देखा है ना, हर एक की कोशिश होती है कि हम अपनी क़यादत के सामने ज्यादा डोमिनेंट हो। देखिए, अब वो डोमिनेट होने की, मैं तो अपना माफी ज़मीर पेश कर रहा हूं। क़यादत के आगे डोमिनेट होने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, खुदा ना खास्ता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में भी फेस की हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि वजीर आला पंजाब जो इस वक्त उस्मान गुज़ार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे एमपी एमएनएस बैक स्टेज उनके बारे कुछ बातें करते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन उनके गुनगाते ही नहीं थकते। इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था, आखिर ये ट्रेंड खत्म क्यों नहीं हो रहा?
अनंत, दो चीज़ें देखिए, एक तो पीएमएलएन का ये एक अच्छी बात ये रही कि पीएमएलएन को ख़त्म नहीं किया जा सका। ये अगर मौजूद थी चीज़ें, लोगों की मोहब्बत, तो इसी वजह से ख़त्म नहीं किया जा सका। अदरवाइज़ तो ये आसान ऑप्शन था कि जिस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है तो सारी पीएमएलएन उठा के पीटीआई में फेंक दी जाती है। अभी तक अगर मौजूद है पीएमएलएन के लोग किसी पार्टी में नहीं गए, तो इससे जाहिर होता है कि वो ऑब्वियसली जो अपनी क़यादत के साथ मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल रहमान। बहुत शुक्रिया, शेख इजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा जबरदस्त सेशन रहा आपके साथ आज, और हमारे साथ अब्दुल रहमान भी मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अपनी शख्सियत को चार चांद लगाने के लिए आपका हेयर स्टाइल जबरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया, जो कि जिना कॉलोनी में आइडियल बेकरी के बिल्कुल सामने वाक़ है। और अगर आप चाहते हैं जबरदस्त हेयर स्टाइल बना के अपनी शख्सियत को संवारें, तो प्राइम हेयर स्टाइल पे जाएं और वहां से जबरदस्त से अपने हेयर स्टाइल जो है वो बनवा सकते हैं। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और जानते हैं कि शेफ ज़ीशान आज क्या मुनफरिद डिश जो है वो तैयार कर रहे हैं और हमारी ऑडियंस को क्या बनाना सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज? हम क्या डिफरेंट रेसिपी होगी आज? मैं इटालियन फूड बना रहे हैं। आज हम इटालियन फूड बना रहे हैं। तो इटालियन फूड के लिए हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो फेतोचिनी पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता तैयार करेंगे आज हम। मैं चाहता हूं अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी आप बताएं कि इसकी रेसिपी, क्योंकि मैं हमेशा से रेस्टोरेंट्स के अंदर नाज़रीन जब जाके इसे ट्राई करता था, मुझे बड़ा लज्जत भरा एहसास जो है इसे खाने से मिलता था। तो घर के अंदर इसे कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए रेसिपी जानना जरूरी है। तो जानते हैं शेफ ज़ीशान से रेसिपी क्या है इसकी। रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने ये पास्ता बॉयल किया हुआ है। पास्ता बॉयल करने के बाद उसके लिए हमने ये चेडर चीज क्रश की हुई है। ठीक है जी, चेडर चीज इसके अंदर यूज की जाएगी। चीज की भी बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम होती है, लेकिन अल्फ्रेडो पास्ता आपने जब बनाना है तो उसके लिए चेडर चीज ब्लैक ओलिव है, और उसके बाद चिकन पाउडर है, ओरिगानो है, साल्ट है और वाइट पेपर है, और इसके लिए बटर मशरूम यूज करेंगे और चिकन है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी पास्ता हो तो कितनी क्वांटिटी चिकन यूज करेंगे, इस हवाले से भी बताते जाएं आप। ये जो हमारे पास पास्ता है ये 200 ग्राम का है, यानी कि 200 ग्राम पास्ता हो तो उसके अंदर हम 100 ग्राम जो है चिकन यूज करेंगे। मतलब अगर 500 ग्राम आप पास्ता यूज कर रहे हैं तो उसके साथ 250 ग्राम चिकन होना चाहिए। जितना पास्ता यूज कर रहे हैं उससे आधा आपने चिकन यूज करना है। और क्वांटिटी आप 300 ग्राम के हवाले से क्या क्या चीजें ऐड होगी वो भी बता दें। उसके लिए इसके लिए हाफ टी स्पून साल्ट यूज होगा और 2 टीस्पून इसके लिए व्हाइट पेपर यूज होगी, क्योंकि व्हाइट पेपर इसके अंदर थोड़ी सी तेज होती है, साल्टी होती है। और उसके बाद इसके अंदर बटर मशरूम 2 यूज होंगे बिल्कुल, और हाफ टी स्पून चिकन पाउडर यूज होगा, और इसके 2 टीस्पून इसके लिए ब्लैक ओलिव यूज होंगे, और जो चेडर चीज है इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून यूज होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और खास तौर पे यहाँ पे ऑर्गेनो को मैं जिक्र करता चलूं, इससे जो टेस्ट बनता है ना, वो इसकी महक, इसका अरोमा उसको भी बड़े डेवलप करता है और उसके टेस्ट को भी इनहेंस करता है। अच्छा, इसे तैयार किस में किया जाएगा? सलवा बनास्पति में या सलवा कुकिंग ऑयल? सलवा कुकिंग ऑयल में। सलवा कुकिंग ऑयल में तैयार किया जाएगा। जनाब, सलवा कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं कि इसमें विटामिन का ब्लेंड है। विटामिन ए, डी और ई मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन यानी आपकी बोन्स को स्ट्रांग करता है, और विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 6 भी फैटी एसिड मौजूद है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद है, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को बेहतर करता है। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और ऐसे पेशेंट्स जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए खास तौर पे सेहत के साथ साथ लज्जत भरा एहसास देने के लिए सलवा कुकिंग ऑयल और सलवा बनास्पति का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चाहता हूं शेफ आप रेसिपी को कंटिन्यू करें, और स्टार्ट कहां से करेंगे हम? सबसे पहले चूल्हे पे क्या चीज धरी जाएगी ये भी बताएं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम है ना जो इसकी सॉस होती है अल्फ्रेडो वो तैयार करेंगे। ठीक है, अल्फ्रेडो सॉस। और जब भी बात आती है पास्ता की तो इसकी सबसे अहम चीज जो शुमार की जाती है वो सॉस होती है। मदर सॉस इसकी, मदर सॉस इसकी होती है। और जो शेफ सॉस अच्छी बनाता है उसका पास्ता ऑटोमेटिकली जबरदस्त होगा। तो अल्फ्रेडो सॉस जो है हम बनाने जा रहे हैं। अब वो सॉस किस तरह से बनेगी, क्या क्या प्रोसेस होंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, ये तमाम चीजें शेफ हमको साथ साथ बताते जाएंगे। मैं आपका माइक पकड़ लेता हूं ताकि आप साथ साथ गाइड भी करते जाएं और काम भी करते जाएं।
और ऑडियंस को बताएं कि इसको किस तरह से तैयार करना है। जी, इसके अंदर पहले हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ठीक है, 4 टेबल स्पून ऑयल जो है वो आपने डालना है। और ये ऑयल कितनी क्वांटिटी के लिए यूज किया जा रहा है ये आपको हमने शो के स्टार्ट पे बता दिया था कि हमारा 200 ग्राम पास्ता है और उसमें 100 ग्राम चिकन है, और जो बाकी चीजें हमने यूज करनी है वो भी इस हिसाब से क्वांटिटी में यूज करनी है। और अब 4 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और उसमें चिकन पाउडर यूज किया जा रहा है। चिकन पाउडर नहीं है, व्हाइट फ्लोर है। व्हाइट फ्लोर, ठीक है जी। व्हाइट फ्लोर कितना यूज किया जाएगा? 2 टीस्पून है। 2 टीस्पून व्हाइट फ्लोर इसमें यूज किया जाएगा। और व्हाइट फ्लोर अच्छी तरह भुना जाएगा, जैसे सूजी भूनते हैं ना घरों में, जब तक उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आती उस वक्त तक इसे भुना जाएगा। ठीक है जी, इसे अच्छे से फ्राई किया जाएगा। और तब तक इनका कहना है कि फ्राई किया जाएगा जब तक इसकी फ्रेग्रेंस आपको नहीं आना शुरू हो जाती। और जैसे ही फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाए तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इससे नेक्स्ट स्टेप हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, मिल्क है जो हमारे पास पाव का पड़ा हुआ है, ठीक है, वो 250 ग्राम है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अगर आप 200 ग्राम पास्ता और 100 ग्राम चिकन यूज कर रहे हैं, यानी सिंगल पर्सन या 2 पर्सन की सर्विंग आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 250 ml मिल्क जो है वो यूज करना होगा। 4 टेबल स्पून हमने इसमें जो है ऑयल यूज किया था, 2 टेबल स्पून इसमें मैदा यूज किया था, और अब इसके साथ हम 250 ml जो है वो दूध यूज करने जा रहे हैं जो इसकी मदर सॉस है उसके लिए। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी। मैं चाहता हूं आप इसे कंटिन्यू करें और इसको तैयार करें, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस जो आना शुरू होगी है ना, मेरा तो दिल ललचा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके ये तैयार हो और हम इसे खाएं। लेकिन आज हमारे साथ एक बड़े ही जबरदस्त मेहमान मौजूद होंगे, उनसे आपका तारुफ भी करवाता चलूंगा। हम ये खाना जो तैयार कर रहे हैं उनको भी सिखाएंगे और देखेंगे कि शेफ ज़ीशान का खाना उनको पसंद आता है कि नहीं। आज खास तौर पर जनाब हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर तानलियावाला उसामा शरून नियाजी मौजूद है, तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और खास तौर पे जब तानलियावाला की बात की जाती है तो एक दौर था जब हमारे मरहूम बहुत जबरदस्त एंकर थे और शो होस्ट थे तारक अजीज, और उनके शो जो नीलामगर होता था उसके अंदर अनाउंस किया गया था एक बार कि फैसलाबाद के अंदर एक शहर है जो फैसलाबाद से बाहर है, वो कौन सा शहर है जिसके अंदर 2 दफा सफाई की जाती है। उन्होंने ये सवाल रखा था, इस सवाल पे जवाब भी था और उसका इनाम भी था। तो जवाब था तानलियावाला, क्योंकि तानलियावाला में सेंट्री वर्कर्स जो लगाए जाते थे वो सुबह को भी सफाई करते थे पूरे शहर की और शाम को भी करते थे। और पंजाब का ये वाहिद शहर था जहां पे 2 दफा दिन के अंदर सफाई की जाती थी। एक साफ सुथरा माहौल, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट वहां पे दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, बहुत सारे मसाइल हैं जो कि तानलियावाला के सामने आने शुरू हो गए, जिनके अंदर अगर सरे फहरिस्त मसाइल की अगर मैं गुफ्तगू करता चलूं तो उनके अंदर 1990 के अंदर तकरीबन तानलियावाला की जो कारपोरेशन थी 100 के करीब भर्तियां उसके अंदर की गई थी। अब तक यानी 2020 चल रहा है, 30 साल मुकम्मल होने को, बहुत सारे लोग वहां से रिटायर्ड हो गए और 50 के करीब लोग रिटायर्ड होने के बाद या सीटें खाली होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ जो वहां पे मुलाजमीन की तादाद है 50 है, यानी आबादी 30 साल में बढ़ गई और जो मुलाजमीन है उनकी तादाद कम होगी। और उसी की वजह से अब बहुत सारे मोहल्ले 2 वक्त की तो क्या 1 वक्त की सफाई से महरूम रह जाते हैं। और लम्हा फिक्रिया एक वहां की लाइब्रेरी के लिए भी है कि लोगों की मोहब्बत किताबों के साथ जहां पे बढ़ जाती है वहां पे क्रिएटिव लोग और शायर अदीब पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे तानलियावाला के अंदर जो लाइब्रेरी है उसकी सूरत हाल आपको बताता चलूं कि बंद इतने दिन रही और पिछले दिनों उसकी छत भी गिर गई और छत गिरने की वजह से वहां पे जितनी भी किताबें पड़ी थी और जो सामान पड़ा था उसको बहुत नुकसान पहुंचा। और सेंट्री वर्कर्स के हवाले से आपको बताता चलूं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे सेंट्री वर्कर्स इस वक्त जा ही नहीं रहे, लोगों की शिकायतों के अंबार लगे हैं कि यहां पे भर्तियां की जाएं, जो सीटें खाली हैं। यानी 1990 में अगर 100 लोगों को भर्ती किया गया था तो 30 साल में जितनी आबादी बढ़ी है कम से कम 300 से 400 गुना फीसद इसमें इजाफा होना चाहिए था, ज्यादा सेंट्री वर्कर्स आने चाहिए थे और ये पहले से भी कम हो गए। यही नहीं, वहां पे सीवरेज के मसाइल भी हैं, वहां पे पार्क्स के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। वहां पे एक लेडी पार्क के नाम से पार्क मशहूर था जहां पे बच्चों के लिए खास तौर पे झूले लगाए गए थे, वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं और कोई भी हादसा बच्चे अगर वहां पे खेलते हैं तो पेश आ सकता है। बहुत सारे इस तरह के दीगर मसाइल भी हैं, उनके हवाले से वक्तन हम उसामा शरून नियाजी से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि आखिर
इस शहर का हाल जो है वो कितनी देर तक बदलेगा, वहां के आवाम के मसाइल किस तरह से हल होंगे। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि भर्तियां क्यों नहीं की जा रही, और अगर भर्तियां गवर्नमेंट का काम है, भर्तियां नहीं हो रही, तो 50 मुलाजमीन या 70 मुलाजमीन या 60 मुलाजमीन के साथ पूरे शहर की सफाई का बीड़ा किस तरह से उठा रखा है आपने, किस तरह से, कौन से मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ा है आप? थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, आपने मुझे बुलाया अपने शो में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडक्शन जो है वो 1990s के बाद जो है गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, और लगभग हमारे पास 50 वर्कर्स हैं सैनिटरी के। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें आपको वोट करना चाहूँ, ऐड इसमें करना चाहूँ कि इसमें हमने पॉलिसी बनाई कि हमने फिर डेली वेजेस पे वर्कर सारे रख लिए हैं, और वो मोर देन 150 हैं, और स्पेशल ओकेजन के लिए भी हम बहुत सारे वर्कर जो हैं वो हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो उनको हायर करते हैं। तो फिलहाल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो मोर देन 200 है जो सैनिटरी वर्कर्स की वहाँ पर है, परमानेंट 50 हैं, बाकी 150 जोन से हमारे डेली वेजेस पे हैं। तो सफाई ओवरऑल जो है मैं आपको चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि सब तहसीलों में हमारी सफाई सबसे बेहतर है। अभी ईद उल अज़हा हमारी हुई थी, लेकिन गुज़श्ता दिनों में जब बारिश हुई तो सूरत हाल ही बदल गई थी तांदलेवाला शहर की, बहुत सारे इलाके डूब गए थे, लोग चिल्लाते हुए नजर आए कि कोई तो आए जो जहां पे आके सफाई करे, लेकिन उनका कहना था कि हफ्तों हफ्तों कोई बंदा यहां पे मौजूद ही नहीं आया, धूप लग लग के पानी सूख गया। अच्छा, उसमें यह है कि हमारी वाहिद तहसील आउट ऑफ 144 तहसील ऑफ द पंजाब, जिसमें हमारा एक टर्बाइन सिस्टम लगा हुआ है कि जितना हमारा पानी भी जितना मर्जी जमा हो जाए, या इवन पूरा दरिया भी आ जाए ना, हमारे पास एक सिस्टम है, हम बटन लगाते हैं और विद इन 1 और सारा हमारा चला जाता है पानी शहर से। लोलैंड एरिया बिल्कुल है, बिलाल शीट पार्क के पास, यानी 144 जिलों में से सिर्फ और सिर्फ आपके पास तहसीलों में से वो टर्बाइन सिस्टम है जिसको आप चलाते हैं, और ये मेरा ख्याल फिर मॉडल सिटी है, आपको तो डिक्लेयर करनी चाहिए, इतना जबरदस्त आपके पास निजाम मौजूद है। बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात भी आपसे लूंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। नाज़रीन हमारे साथ उसामा शारून न्याजी मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं तांदलेवाला के। तो गुफ्तगू वहां के कामों के हवाले से चल रही थी, और इनका कहना है कि डेली वेजेस के ऊपर मुलाजमिन जो है वो भर्ती किए गए हैं ताकि शहर में सफाई का काम जो है वो बेहतर बनाया जा सके। मान लिया आपकी बात को, डेली वेजेस पे मुलाजमिन रखे हैं, मैनेजमेंट का सारा कमाल होता है, और अगर आप वेल मैनेज तरीके से वहां पर चल रहे हैं तो शहर की सफाई के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं, तो हम इससे खुश भी हैं। लेकिन वहां पर वसाइल की कमी है, जैसे पानी लगाने वाली गाड़ियां वहां पे मौजूद नहीं, और जो मौजूद हैं वो तकनीकी खराबी का जो है उनके अंदर काफी ज्यादा पाई जाती है, ज्यादातर खराब होती हैं, कम ही सही होती हैं, तो उसकी वजह से भी तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा आपको। ये बुखारी साहब वाकई बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे लिए है। इसकी बेसिक वजह है आपके फंड की कमी है। फंड की कमी, आपको फंड अगर मिल भी जाता है कहीं से, फाइनेंस आपको अगर फंड दे देता है, इस पे आपको अप्रूवल चाहिए होती है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब की, तो ये बड़े लंबे चौड़े प्रोसीजर हैं और ये फिर काफी टाइम टेकिंग है। तो आई विश की चीजें सारी यहाँ डिवॉल्व की जाएं तो फिर हमारे हैंड पे कुछ यहाँ हो सकता है। अच्छा, वहां पे एक लाइब्रेरी थी और बड़ी जबरदस्त लाइब्रेरी थी, बहुत सारे लोग उससे मुस्तफीद हो सकते थे, लेकिन पिछले दिनों वहां पे जो है छत गिरने की वजह से एक मुलाजम भी तैनात था जो कि इन दिनों नजर नहीं आ रहा वहां पे। आखिरकार उसकी तैनाती कहाँ पे हुई? वो घर बैठे तो तनख्वाह नहीं ले रहा है, कुछ मतलब वहां पे उसे मौजूद होना चाहिए था, अगर लाइब्रेरी ठीक थी या नहीं थी, लेकिन उसका काम था वहां पे वो मौजूद हो। आजकल वो ड्यूटी नहीं दे रहा, क्या वजह है उसकी? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कुछ गोश्त वर्कर भी यहाँ पर थे, वो सब मैंने लिस्ट मंगा के सारे रिकवर कराए, और कुछ प्राइवेट घरों में भी काम कर रहे थे, तो 12 लोग इन घरों में काम कर रहे थे, उन सबको बुलाकर मैंने दोबारा हर काम पे लगा दिया, सफाई पे लगा दिया, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ उनको लगा दिया गया। आपका सवाल है लाइब्रेरी गिरने का, अनफॉर्चुनेटली वहाँ ट्रेंड बहुत कम है इस तरह पढ़ाई लिखाई का। जो हमारा कल्चर लाहौर में है, जैसा हमारा पिंडी इस्लामाबाद में कल्चर है, लाइब्रेरीज वहाँ भरी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जितने मैंने स्टडी की है, लाइब्रेरी में बिल्कुल मुझे अटेंडेंस को नजर नहीं आई। अच्छा, वैसे ये भी तो किया जा सकता है कि अगर लोगों में शाउर नहीं है, लोगों में मोहब्बत नहीं है, तो उसे जनरेट करने के लिए कोई इनिशिएटिव्स लिए जाएं। वो इनिशिएटिव्स किस तरह के हो सकते हैं कि आप उस लाइब्रेरी में आके बच्चों को पढ़ने की, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं वहां पे, उनको पढ़ने की दावत दें, उनके लिए कोई कंपटीशन छोटे छोटे रखवाएं, उनके लिए कोई सेमिनार्स मुनक्कद किए जाएं ताकि उनको उससे मोहब्बत पैदा हो, लाइब्रेरी में पढ़ने से मोहब्बत पैदा हो। बतौर असिस्टेंट कमिश्नर आप ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं वहां पे, ताकि लोग मुस्तफीद हो सकें और एक रुझान पढ़ाई का बढ़ सके वहां पे।
बिल्कुल आपकी बात 100% लॉजिकल है, मैं इसे एग्री करता हूँ। लेकिन इशू ये है कि मेरी पोस्टिंग यहाँ 3 मार्च को हुई और पहले कोरोना जो है वो 5-6 दिन में छुट्टी पर रहा। उसके बाद फिर जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर तो नेक्स्ट डे कोरोना यहाँ पर आ गया और तमाम किस्म की लाइब्रेरीज बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए। अच्छा, कोरोना से मुझे याद आया नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसामा शारून नियाजी हमारे वो वॉरियर है जो कि फ्रंट फुट पे रह के कोरोना से लड़े भी, और इनमें खुद भी कोरोना की तशखीस हुई थी, और कोरोना की तशखीस होने के बाद इन्होंने बड़ी जुर्रतमंदाना और हौसले के साथ कोरोना के साथ फाइट भी की, उससे रिकवर भी किया। उसके फेजेस के हवाले से भी पूछेंगे। आप क्या कहेंगे जब आपको कोरोना हुआ तो एक बार एक खौफ और लर्ज तो तारी हो जाती है बंदे पे कि ये एक ऐसी मर्ज मुझे होगी जिसका अभी इलाज भी नहीं है, और ये अवाम की भलाई करते करते मुझे खुद हो गई। ड्यूटी थी आपने और बड़ी बेहतर और एहसन अंदाज से ड्यूटी आपने सरअंजाम दी, अपनी जान की परवाह किए बिना। मैं हमेशा वक्तन फवक्तन अपने शो के अंदर हमारी इंतजामिया को जरूर खराज तहसीन पेश करता रहता हूं। हमारे डीसी साहिबान हैं, हमारे कमिश्नर हैं, हमारे आरपीओ, सीपीओ, पुलिस एहलकारान, हमारे फौज के जितने भी एहलकार थे यहाँ पे मौजूद थे ड्यूटीज पे। इसके अलावा हमारे एसी सिटी थे, एसी सदर थे, उसामा शारून नियाजी हमारे जो तानिया वाला के आप हैं। मतलब इन्होंने डट के मुकाबला किया और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी नहीं डरे। और शायद यही वजह थी कि आपको भी कोरोना वायरस हुआ। हमारे एसी सिटी हैं यूब बुखारी, उनको भी, उनके अंदर भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आप दोनों रिकवर कर गए। कैसा रहा वो फेज और किस तरह से जूझा आपने कोरोना के साथ? बेसिकली इसकी वजह यह है कि हमारी तानदेवाला की जो आवाम है उसको बिल्कुल अवेयरनेस थी नहीं। मैंने सर्वे किया कि 100 में से 99 बंदों को पता ही नहीं था कोरोना क्या होता है। रात के 2 बजे बाहर निकलना, लोग बैठे इकट्ठे, उनको डिस्पर्स करना, एहसास किफालत प्रोग्राम था, वहाँ पर लोगों की लाइनें सेट करानी, मार्केट्स में जाकर जो उस दौर में लॉकडाउन हुआ था, कोई एसओपीज को चेक करना, कोई शॉप्स खुली हुई थी, वहाँ जाके आपने फी बंदे का बाजू पकड़ पकड़ के उनको बताना कोरोना क्या होता है। तो इसमें खुशी मुझे ये है कि सबसे पहला जो केस था वो मैं खुद ही अपने शहर में निकला था। बिल्कुल, इट मींस कि सबसे पहले सेक्रीफाइजल मेरा इसमें था। बिल्कुल। और जैसे ही आपका पता चला था, ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खौफ की फिजा भी कि अब ये सिस्टम शुरू हो गया है। हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको भी कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। बिल्कुल, असल में ना सबसे पहला जो केस था ब्यूरोक्रेसी में वो बेसिकली मेरा ही केस था। तो वो सबको फिर एक थ्रेट फील हुआ कि हमें भी हो सकता है। तो बहरहाल उस पर मुझे फख्र था, बड़ा मैं क्रिटिकल भी हो गया, हॉस्पिटल रहा। हमें सुनने में आया था आपके सांस का भी काफी मसला हो गया था, सांस भी उखड़ रहा था आपका। सांस काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था, इवन इंटरनल ब्लीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी, इस हालत तक मेरी पहुंच गई थी। लेकिन इस मौके पे बड़ा मुझे मोटिवेट किया डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब ने और कमिश्नर फैसलाबाद साहब ने। ये वो हैं लोग जो बड़े भाइयों की तरह इन्होंने मुझे रोज पूछा है। बिल्कुल। तो बहरहाल बड़ा एक मुश्किल फेस था मेरे लिए। तो खुशी की बात यह है कि तांदला वाला शहर में नॉट मोर देन 20 केसेस थे, और वो केसेस भी सारे बाहर से या उकाड़ा से आए थे, या डिफरेंट एडजेसेंट जो एरिया वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे, जंग से लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ एक भी केस ऐसा नहीं है जो तानले वाला का लोकल केस निकला है। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस तो आती होंगी ना कि उसामा आप ना जाएं, क्योंकि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो घर में भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। एक खौफ होता है ना घर वालों के दिल में, और एक अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ वालिदैन की तरफ से प्यार भी होता है। तो एक खौफ होता है कि यार ये बाहर जाएगा, कोई बीमारी ना हो जाए इसे। तो रिस्ट्रिक्शंस तो आई होंगी कि उसामा कंट्रोल करें थोड़ा अपना। मैं आपसे ऑनेस्ट बात करूं तो रिस्ट्रिक्शन वाकई आई थी मेरी वालिदा की तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से कि आप बड़ा केयरफुल रहें, दूर दूर लोगों से रहें, आपको जो है क्या मिल जाना ऐसा तमगा। लेकिन आपने अपनी ड्यूटी को मुकम्मल तौर पे सरअंजाम दिया, और इसका सबूत यह है कि आप में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई। अच्छा, जब कोरोना वायरस हुआ तो एक बार घर वाले खौफजदा तो हो गए होंगे कि यार इसको मना किया था, इसके बावजूद ये जाता रहा बाहर, और अब देख लो ये मामला पेश आए। और खास तौर पे वालदा, उनको जब पता चलता है कि बच्चे में कोरोना वायरस एक हो गया और ऊपर से हालत भी खराब है, तो बड़ा मुश्किल फेज होता है उसे फेस करना। हाँ, चीज़ खौफ से बढ़ गई थी, उनको एक शौक पहुंचा था। और इवन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मुझे इत्तला मिली थी कि कोरोना मुझे हुआ है, तबीयत तो मेरी काफ़ी बिगड़ गई थी, इशारा तो जा रहा था। लेकिन जब मुझे पॉजिटिव की रिपोर्ट मिली, फिर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इन्वॉल्व हो जाता है ना, कि जनाब कोरोना हो गया, और डर की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही सप्रेस हो जाता है। बिल्कुल इस तरह। आज पूरी रात जो है मैं जागता था, 15-20 दिन जो है मैं रात जागता रहा, इसी डर से कि सो जाऊंगा तो कोई मसला ना हो जाए, ये नो सांस ना उखड़ना शुरू हो जाए, सांस ना उखड़ जाए, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी और इस तरह टाइम गुजारना। पहले तो खैर हॉस्पिटल में रहा 7-8 दिन, कुछ बेहतर हुआ तो मेरा एक कमरा लिया था घर में, एक बिल्कुल आइसोलेटेड है, वहां जाके मैं छुप गया और वहां 20-22 दिन वहां पर रहा मैं। तो बड़ा एक डिफिकल्ट फेस था। अच्छा, कितने दिन बाद आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हुई?
ये कोई 15 दिन बाद जो है ना ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी। स्टेबल हो गया था कोई 50%, 22 डेज तक। बाकी पीक किस दिन पे था, कितने दिन पे पीक पे थी आपकी बीमारी? हुआ ये, मेरी मीटिंग थी कमिश्नर ऑफिस में, उस टाइम मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और मैंने जाना था टोबा टैक्सिंग, वहाँ हमारी मैडम डीसी थी आमना साहिबा, उनकी तरफ मेरी अफ्तारी थी। 1 घंटे का सफ़र था। उस 1 घंटे के अंदर मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मैंने अपोलोजाइज किया कि मैडम मैं अफ्तारी पे नहीं आ सकता, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, तेज़ टेम्परेचर हो रहा है, मेरे से सर्वाइव नहीं हो सकेगा। वहीं मैंने टेस्ट करवाया तो 7 चेक कराया तो पॉजिटिव हुआ गया था। 1 घंटे में तबीयत खराब हुई थी सर। ठीक है। और सबसे कितने दिन था कि सबसे ज्यादा आपकी तबीयत खराब थी और आप फील कर रहे थे कि अब शायद क्लीन बोल्ड हो जाए शायद, है ना? पहले 7 दिन जो लग रहा था कि काम पूरा हो गया। बाकी आप लोग सब भाइयों की दुआएं थी जो। नहीं बिल्कुल जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितनी भी अवाम हमारी, जितने भी अफसरान अपनी जानों की परवाह किए बिना तमाम तर ड्यूटीज जो हैं उनको सरअंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो अब उसामा आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी करते हैं कि आप इस फील्ड के अंदर किस तरह से आए, किस तरह से चाम पैदा हुआ, क्योंकि आपकी फैमिली की अगर बायोग्राफी देखी जाए तो काफी लोग ब्यूरोक्रेसी में थे, तो आपका भी शौक उन्हीं को देख के डेवलप हुआ या आप बनना कुछ और चाहते थे, फैमिली की तरफ से प्रेशर था और इस तरफ आए? एक्चुअली स्टोरी ये है कि मेरे फादर खुद डीएमजी ऑफिसर रहे हैं, 2011 में रिटायर हुए। तो वो शाम के टाइम घर में पढ़ाते थे और 20-30 स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे। हर साल कोई ना कोई 15-20 स्टूडेंट बन रहे हैं, ऐसे ही बन रहे हैं। तो फील होता था कि ये सब बन रहे हैं तो आप भी ट्राई करें। टर्निंग पॉइंट जो था, मैं बेसिकली क्रिकेटर भी रह चुका हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक भी मैंने खेली अगेंस्ट इंडिया। अरे क्या बात है, आप क्रिकेटर भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। जी, जी। बॉलर थे या बैट्समैन? बैटिंग ऑलराउंडर था और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है, नेशनल T20 भी खेली है। 2009 की जो IPL थी, PPL थी, उसमें मेरा नाम था, तब मैं इसमें क्रिकेट में क्विट कर गया था। जनाब उसामा शरून नियाजी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अच्छे क्रिकेटर भी हैं, और ये जान के बड़ी खुशी हुई मुझे कि आप इतने अच्छे लेवल तक खेलने के बावजूद भी फिर अब इस तरफ आ गए, तो शौक ही होगा या घर वालों का प्रेशर, ये अब आप ही बता सकते हैं। अच्छा, वो फिर ये हुआ कि वहाँ ना बड़े हम्बल बैकग्राउंड के मेरे दोस्त भी थे सारे, उन सब की मुश्किलात मुझे पता लगी। क्रिकेट में आपकी सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, रोज़ आप जो है टीम बन के खेलते हैं, 15 लोग आपके होते हैं, 15 लोग दूसरी टीम के होते हैं, आप नेट प्रैक्टिस करते हैं 300-400 लोग, वो सब का आपको पता लगता है। लोगों की मुश्किलात मैंने देखी, तो वहाँ से स्पार्क एक पैदा हुआ कि क्रिकेट मैच छोड़ के मैं पढ़ाई की तरफ आ जाऊँ, कि आई विश के ऐसे लेवल तक पहुँचूँ कि ये लोगों के जेन्युइन मसाइल है उसको मैं हल कर सकूँ। तो बेसिक ये वो मोटिवेशन थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या एथलेटिक्स में होते हैं उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ उधर परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन आपने बड़े वेल मैनेज तरीके से इन दोनों चीज़ों को मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद आप अच्छे अगर बैट्समैन थे या क्रिकेटर थे तो अच्छे ब्यूरोक्रेट भी बन रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और हर चीज़ को मुतवाज़न रखा आपने, बैलेंस में रखा। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू करेंगे उसामा शरून नियाजी के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम हमारा जो रैपिड फायर का क्वेश्चंस का सिस्टम होता है, सेगमेंट होता है, उसे भी उसामा शरून नियाजी के साथ खेलेंगे। तो ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी हद तक हमारा अल्फ्रेडो पास्ता तैयार हो चुका है। सॉस जो मास्टर सॉस तैयार की गई थी उसके अंदर अब चिकन को भी ऐड कर दिया गया है, ऑलिव्स को भी ऐड कर दिया गया है, और अब पास्ता शेफ ज़िशान मेरा ख्याल है मिक्स किया जाएगा इसके अंदर। और पास्ता भी आप देख रहे हैं कि डाल दिया गया है। अब इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया जाएगा। मेरा जितनी अच्छी महक आ रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे खुद मिक्स करूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे मिक्स किया जा रहा है, और मिक्स करने के बाद जो है इसमें और भी चीजें जो हैं वो ऐड की जाएंगी। तो क्या क्या ऐड किया जाएगा शेफ बताते जाएं साथ साथ। इसके अंदर ओरिगेनो ऐड किया जाएगा, ऑलिव इसकी प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, ओरिगेनो ऐड किया जाएगा। हाँ जी, और इसके बाद ऑलिव इसकी प्रेजेंटेशन पे होगी। ठीक बाकी है, चीजें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हुई हैं। ठीक है। और कितनी मजीद देर दरकार होगी इसे तैयार होने के लिए? सिर्फ इसके लिए 10 सेकंड होंगे दरकार। ठीक है जी, 10 से 15 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसे प्रेजेंट किया जाएगा, और प्रेजेंटेशन के बाद जो प्रेजेंट करने के लिए चीजें इसके ऊपर स्प्रेड की जाएंगे, उसे करने के बाद इसे अवाम के सामने रख दिया जाएगा।
मुझे तो बहुत जबरदस्त लग रही है महक से और प्रेजेंटेशन से और टेक्सचर से चीजें। बाकी जब इसे तैयार करेंगे हम चखेंगे भी और ऑडियंस को भी दिखाएंगे कि ऑडियंस का इस हवाले से क्या कहना है। उतनी देर जनाब हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके पास चलते हैं और मजीद गुफ्तगू का आगाज उसामा शरून नियाजी के साथ कर रहे हैं। और आपकी स्माइल मुझे बता रही है कि आप रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या कहेंगे जनाब, स्टार्ट करें? बिल्कुल रेडी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कोई एक लफ्ज पूछूंगा, उसे सुनते ही आपके जहन में जो बात आए उसे एलैबोरेट कीजिएगा। शहर फैसलाबाद। शहर फैसलाबाद, सिटी ऑफ लाइवलीनेस। ठीक है। जॉब। जॉब सर्विस। मनपसंद खाना। चिकन। चिकन? चिकन। चिकन में क्या, कढ़ाई, चिकन रोस्ट, कबाब? सीख कबाब। ठीक है जी। मनपसंद गाना। तेरा मिलना। तेरा मिलना, पल दो पल का। तेरा मिलना, पल दो पल का, सोनू निगम। मेरी जान लेना जाए जी। तो कुछ थोड़ा सा गुनगुना के अगर आप सुना दें। आवाज बहुत ही नहीं नहीं जनाब, जिस तरह का भी आता है, मतलब मैं कोई अच्छा सिंगर नहीं हूं, मेरी आवाज इतनी बुरी है, लेकिन फिर भी मुझे जो आता है मैं गुनगुनाता हूं। तो अगर आप 2 लाइनें इसकी गुनगुना के सुना दें तो जनाब क्या ही बात होगी। तेरा मिलना पल दो पल का, मेरी धड़कने चुराए, डर है मुझे यार तेरा, मेरी जान ले न जाए। अरे आप तो बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी आवाज नहीं अच्छी? आप तो बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे और मेरा ख्याल है भाभी को भी यही गाना गा के आपने पटाया होगा, कुछ ऐसा सीन है? ये बड़ी मेहनत करनी पड़ी उन पर। अरे इसका मतलब है लव मैरिज थी आपकी? हाँ जी, लव मैरिज थी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी और आप दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ाए। और भाभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जनाब उसामा साहब आपसे काफी प्यार करते हैं और इसका बरमला इजहार टीवी के ऊपर ऑन स्क्रीन बैठ के कर रहे हैं। तो किस तरह से ये वाकया क्या था, किस तरह से आपको उनसे मोहब्बत हुई, पहली नजर कब पड़ी? बेसिकली मेरी दूर की रिलेटिव भी वो थी। अच्छा अच्छा। तो तब नया नया मैंने क्लियर किया था और फिर उनसे मेरी गपशप लगी और काफी मुझे अच्छी लगी वो। मतलब नेचर मिलती गई, बॉन्डिंग आपस में अच्छी हुई, नेचर मिलती थी। बेसिकली नेचर काफी, तबीयत काफी मिलती थी। वो फैमिली को फिर इन्वॉल्व किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, आप जैसे कहते हैं। सब ने मेरा साथ दिया उसके अंदर। फिर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और जब बच्चे अच्छा डिसीजन ले रहे हो तो पेरेंट्स उनका साथ इस मामले में दे ही देते हैं जी, क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि अगर जिसको चुन रहा है ये वो साथी अगर ठीक है तो उनको भी एतराज जो है वो नहीं होता। चलें जी आगे चलते हैं। ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग कश्मीर। कश्मीर। मशगला। मशगला क्रिकेट। क्रिकेट। फेवरेट सियासी शख्सियत? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ये अच्छा जवाब है क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो इस सोच में पड़ जाते हैं अब पाकिस्तान में से नाम किसका लूं है, वो बहुत मुश्किल है। फेवरेट ड्रेसिंग? फेवरेट ड्रेसिंग आप? जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद मतलब आप उनका कुर्ता ब्रांड जो उनका है। ठीक है जी। मनपसंद खेल तो फिर ऑटोमेटिकली क्रिकेट ही होगा क्योंकि क्रिकेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शंस में से एक का आपको जवाब देना होगा। कोरोना की वैक्सीन आपके पास मौजूद है, 2 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, किसको देंगे? किसको, जिसको भी इंजेक्शन लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा? एसी सिटी अयूब बुखारी, एसी सदर उमर मकबूल? अयूब बुखारी। अयूब बुखारी को। अयूब बुखारी साहब आपसे भी मोहब्बत का बरमला इजहार जो है वो उसामा शरून नियाजी की तरफ से किया जा रहा है। लगता है काफी अच्छी दोस्ती है आप। मेरे तो बहुत भाइयों की तरह मेरे अच्छे दोस्त हैं। उमर भाई का ये है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकल आते हैं। वो कोरोना को भी हरा देंगे। यानी कॉम्पिटेंट है वो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन जो वैक्सीन होगी आपकी तरफ से अयूब बुखारी को दी जाएगी। ठीक है जी। मूवी में किसके साथ हीरो आना पसंद करेंगे? मायरा खान, शाइस्ता लोधी, रीमा खान? इनमें से तीनों के साथ ज्यादा मैंने कभी इनका देखा नहीं, कभी टीवी वगैरह में। फिर भी कोई एक जिसकी आपको पहला नाम मायरा खान। मायरा खान। मायरा खान को साथ अगर आप हीरो आना चाहें तो आ सकते हैं मूवी में। ठीक है जी। मायरा खान सुन रही है अगर आप, तो असिस्टेंट कमिश्नर तांदिया वाला आपके साथ मूवी में हीरो आना चाहते हैं। तो अगला सवाल करते हैं आपसे, इनमें से किसके ऊपर खूबसूरत शायरी लिखना पसंद करेंगे? 2 नाम आपके आगे लूंगा, उनमें से एक आपको चुनना होगा। एडीसी अफीफा शाहजिया, डीजीपीएच आसमा इजाज चीमा? डीजीपीएच आसमा इजाज चीमा साहिबा, अगर आप सुन रहे हैं तो उसामा शरून नियाजी साहब आप पे खूबसूरत शायरी जो है वो लिखना चाहते हैं, आखिर उसकी क्या वजह है? ये बेसिकली मेरा इनसे बड़ा पुराना एक रिलेशन है, मेरी बड़ी बहनों की तरह ये हैं। इनके हस्बैंड है उमैर सांधू, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। जी जी। तो वहाँ से मेरी काफ़ी सर्विस से पहले की इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी है।
बिल्कुल मेरे फैमिली रिलेशन इनके साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लहलहाते सरसब्जो शादाब खेत हैं और इन खेतों के दरमियान एक कच्ची सड़क है। उस कच्ची सड़क पे आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पे पीछे किसे बिठाना पसंद करेंगे? महविश हयात, ज़ारा नूर अब्बास, आयजा खान? कंपल्सरी है तीनों में से एक या हाँ, कोई अपनी पसंद की है तो वो भी बता दें जनाब। मेरी मिसेज कायनात न्याजी। अरे मिसिस को तो लेके जाना चाहेंगे, आप उनसे इतना डरिएगा नहीं। हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनके उनमें से कोई एक अगर आप जवाब देना चाहें। महविश हयात का। महविश हयात के साथ। तो भाभी सुन रही होंगी कि आप महविश हयात के साथ उन खेतों में, सरसब्ज और शादाब खेतों के अंदर एक कच्ची सड़क पे, एक वो होता है ना रोमांटिक सीन्स होते हैं मूवीज के अंदर आते हैं, गाने चल रहे होते हैं और साइकिल पे जा रहा होता है और साथ में हीरोइन को बिठाया होता है, तो ये सीन जनाब महविश हयात के साथ करेंगे। सियासत पे अगर गुफ्तगू करना चाहें तो किसके साथ करेंगे? फयाजुल हसन चौहान, अलीम खान, आबद शेर अली? अलीम खान। अलीम खान। अलीम खान आपको सियासत में कॉम्पिटेंट नजर आते हैं इन दोनों से? उनकी ग्रिप है चीजों पे, उनकी ग्रिप पे चीजों पे। अच्छा, किसकी शादी अगर हो तो आपको बड़ा बुरा महसूस होगा कि इसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, मेरे साथ अगर हो जाती तो बेहतर था? हरीम फारूक, हानिया अमर, अलीजे? तीनों में से वैसे किसी की भी हो जाए तो कोई इशू नहीं होगा। वैसे क्या चीज आप, मैं माजर चाहूंगा, सुना नहीं मैंने। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनमें से, फर्क नहीं पड़ेगा। चले दुख अगर होता है तो किससे? चले फर्स्ट नंबर वाली जो है हरीम फारूक। हाँ, वैसे वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी ब्यूटीफुल भी हैं, खूबसूरत भी हैं, तो बड़े लोगों को दुख होगा अगर उनकी शादी जो है हो जाती है। अच्छा, अगर एक दिन के लिए आपको वजीर आजम बना दिया जाए, सबसे पहला इनिशिएटिव क्या लेंगे? क्या चीज है जो इसको ठीक करना चाहेंगे? सबसे पहले करप्शन जो है ना उसको एंड करूंगा मैं। ठीक है, वो तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन करप्शन से क्या मुराद है? लोग जो प्रोजेक्ट्स में से पैसे खाते हैं, जो निजाम है उसे ठीक करना होता है, ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस लानी होती हैं, सियासतदानों को जो है वो कटहरे में खड़ा करना होता है। आपका करप्शन से मुराद क्या है? मेरा करप्शन से मुराद है कि जो आपका लीगल काम है ना वो आपका विदाउट एनी कॉस्ट एट डोर स्टेप आपको होना चाहिए। नॉर्मली आपको आपके जायज काम के लिए भी जो है वो लोअर स्टाफ को जो है पैसे देने पड़ते हैं, वो तकाजा करते हैं और आप पैसे दे देते हैं। ये बेसिकली करप्शन है। तो बाकी तो एम्बेजलमेंट आती है, बड़े फ्रॉड आते हैं जो आप अगर प्रोजेक्ट वगैरह में से खाते हैं। डे टू डे लेवल पे भी करप्शन जो है खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ शेफ भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि माइक के अंदर शेफ जरा हमें बताएं कि कहां तक हमारा पास्ता पहुंच चुका है और कितनी देर में प्रेजेंट कर दिया जाएगा? हो गया, 1 मिनट में प्रेजेंट कर हमारे पास टोटल 2 मिनट है, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है हो गया है तैयार। चले, मैं चाहता हूं इसे आप प्लेट में पोर करें और जितनी जल्दी हो सकता है इसे प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि वक्त हमारे पास तकरीबन 1.5 मिनट रह गया। 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमने आवाम को दिखाना भी है जो आज हमने तैयार किया है। तो उतनी देर हम उसामा शारून न्याजी की तरफ चलते हैं। अच्छा उसामा, बताइएगा कि फील्ड के अंदर जब भी काम करना होता है टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोज आपकी डिप्टी कमिश्नर से नहीं बनती, कमिश्नर से नहीं बनती, आपके निचले वाले स्टाफ से नहीं बनती, तो एक चेंज सिस्टम होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब चेंज सिस्टम के अंदर आप वर्किंग उस तरह से एफिशिएंटली नहीं कर पाते जैसे आप कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपकी टीम कैसी है? आपका नीचे वाला स्टाफ कैसा है? डिप्टी कमिश्नर कैसे हैं? इस हवाले से भी बताइए। डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब, आप यकीन माने विदाउट एन एग्जैजरेशन मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं और इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे कोई कॉलेज के आपके सीनियर होते हैं या आपके बड़े भाई होते हैं। उस तरह फ्रेंडली माहौल में आपको गाइड करते हैं। और अच्छा, फ्रेंडली माहौल में ज्यादा अच्छे से काम भी आप कर पाते हैं फिर? बिल्कुल। तो आपका नीचे वाला जो स्टाफ है उसको किस तरह से लीड करते हैं आप? उनको बेसिकली 2 तरह से मैं लीड करता हूँ। थ्योरी एक्स होती है, एक थ्योरी वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाते हैं हमें। जो तो मोटिवेटेड वर्कर्स हैं उनको बड़ा लेयर मोड में मजाक करके, सरकासिज्म यूज करके उनसे काम करवाते हैं। दूसरी जो किस्म है वो कुछ हद तक रिलक्टेड होते हैं काम करने में, कुछ थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा वाइब्रेंट होना पड़ता है आपको। हाँ, उनको थोड़ा सख्ती के साथ डील करते हैं। ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या बेहतरी आप मजीद ला सकते हैं तानलावाला शहर के अंदर? अभी काफी बड़ा एक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया लोगों की जस्टिस के लिए कि पिछले 6 साल का रिकॉर्ड मैंने पड़ताल किया सारा, उसमें मोर देन 4000 लोगों के ना इंतकाल वो दर्ज नहीं थे, वो काफी इशू रेगुलरिटीज थी उसके अंदर। तो वो सारी हमने रिकवरी कराई कि 3.25 करोड़ की और 4000 लोगों के इंतकाल हमने करवाए। 3.25 करोड़ की रिकवरी आपके दौर में की गई? 10 दिनों में। 10 दिनों में? 10 दिनों में। अरे बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 4000 लोगों को उनकी छत मिली है। बेसिकली उनकी लैंड जो उन्होंने खरीदी है वो उनके नाम चढ़ी है, उनकी विरासत उनके नाम चढ़ी है, जमीन उनके नाम ट्रांसफर हुई है, उनकी ओनरशिप आई है उसके अंदर।
तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जब तक रिज़्क लिखा है यहाँ पर हर दिन एक बेहतर दिन होगा इंशाल्लाह ताला। इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? तालियावाला में कैसा काम हो रहा है इंक्रोचमेंट? इंक्रोचमेंट के हवाले से काम बेसिकली काफ़ी अच्छा हो रहा है। पहले मैं ब्यूटिफिकेशन करा रहा हूँ मार्केट्स की, वहाँ अच्छी पेंटिंग वगैरह हो रही हैं, वहाँ अच्छे पौधे वगैरह लगवा रहे हैं सारे मार्केट्स में, और हैंगिंग वॉल जो लगा रहे हैं पौधे वो भी उधर लग रहे हैं। इंक्रोचमेंट अभी थोड़ा सा टफ बेसिकली टारगेट है, अभी कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं सारे ताजरान को और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, उसके बाद इस पर पूरा काम होगा। अच्छा, वहां पे ज्यादा इंक्रोचमेंट ठोस इंक्रोचमेंट है या फिर जो दुकानों को बाहर ठेले लगाए जाते हैं वो ज्यादा? दोनों किस्म की बेसिकली इंक्रोचमेंट है। ठीक है जी, हम विश करते हैं और दुआ करते हैं आपकी सेहत के लिए भी, और इसके साथ साथ हमें उम्मीद भी है कि तालियावाला के जितने मसाइल हैं आपके दौर के अंदर आप ख़त्म करके ही वहाँ से जो है वो मूव करेंगे। और इंक्रोचमेंट के मसाइल हो या वहाँ पे एक बड़ा नाला भी है जिसके ऊपर छत जो है अगर डल जाए तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गिर के मरते हैं, उसका भी मैंने जिक्र करना था लेकिन शो में वक्त कम है, इसलिए वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम जब आपको बुलाएंगे इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो जारी सारी रखेंगे। हमारा अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो भी तैयार हो चुका है और नाज़रीन को आप देख भी सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त अरोमा जो है वो पूरे स्टूडियो के अंदर इसका आ रहा है। तो इसी के साथ आज के शो से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन पहले बहुत शुक्रिया जनाब, आप आज के शो के अंदर आए और बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन आपके साथ रही। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।